नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। जी हाँ, आपका लेसन नंबर 2 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। शिक्षार्थियों, जो आज का हमारा लेसन है वो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में हम आपको बताएंगे। इस लेसन को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिएगा कि हमारे पास कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं। अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत हो या जब आप अपनी टीएमए करते हैं, कितनी तरह की लाइब्रेरीज आपके आसपास होती हैं, इस सब से आप जान जाएंगे। या कल को अगर आप 1% लाइब्रेरी साइंस ही आगे बढ़ते हैं, बीलिप करते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो कितनी तरह की जॉब्स भी आपको अवेलेबल होंगी इन सब तरह की लाइब्रेरीज में। तो इस लेसन को अच्छे से आप समझें और इसको टू से इसका यूज भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि ये जॉब्स में भी हेल्प कर सकती है। आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग में भी मदद हो सकती है इन सब लाइब्रेरीज को। तो इस लेसन में हम लोग आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं। पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है और नेशनल लाइब्रेरी है। हम इन सभी लाइब्रेरीज के यूजर्स किस तरह के होते हैं या इनका कलेक्शन किस तरह का रखा जाता है, क्योंकि हर तरह की लाइब्रेरी में कलेक्शन अलग अलग तरह का होता है और जिस तरह का कलेक्शन होता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सर्विसेज भी होती हैं। उसी के आधार पर लाइब्रेरीज को बेसिकली डिवाइड किया जाता है कि स्कूल लाइब्रेरी में हम नेशनल लेवल की चीजें नहीं रख सकते हैं या स्पेशल लाइब्रेरी की चीजें नहीं रख सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइजेशन है लाइब्रेरीज का। फिर हम आपको और बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, या कौन कौन सी लाइब्रेरी हमें किस किस तरह की सर्विस देती है और कितनी तरह की एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं और पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। विद एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में। वैसे तो जब आप बीलिप अगर करेंगे तो आप देखेंगे ये एक चैप्टर पे एक एक किताब लिखी गई है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में। आपको वहां देखेंगे तो पब्लिक लाइब्रेरी पे अलग किताब है और एकेडमिक लाइब्रेरीज पे अलग किताब है। यहाँ पर हमने आपको बहुत ही छोटे और आप ही के लेवल के हिसाब से बताया है कि हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में हम आपको एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी, इन सब लाइब्रेरीज के बारे में बताएंगे कि क्यों इन्हें अलग अलग लाइब्रेरीज में इनकी कैटेगराइजेशन क्यों की जाती है और इनकी प्रेजेंट डे जो हमारी आज की सोसाइटी में इनका किस तरह से इनका फायदा है हमें अलग अलग करने से और किस तरह की सर्विसेज देते हैं, उसी के बेस पे हम इनका डिवीजन किया हुआ है। एकेडमिक लाइब्रेरीज तो देखा जाए तो स्कूल से शुरू होकर के आपको यूनिवर्सिटीज तक का जाता है। स्कूल में मतलब आप क्लास 1 से शुरू होकर 12 तक हो गया और फिर आगे जाएंगे कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज। तो इस तरह से एकेडमिक लाइब्रेरीज को डिवाइड किया गया है। स्पेशल लाइब्रेरीज जो है आप देखेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट में कितनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। जो वहां के आउटकम्स हैं, नेशनल आउटकम्स हैं, उन सबको संभालने के लिए, उन सबको या इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हमें स्पेशल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हम आपको आगे एग्जाम्पल्स में बता देंगे। BHL तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के या गैजेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जाए, या आपके एम्स की लाइब्रेरी हो गई। इस तरह से हम अलग अलग लाइब्रेरीज को करते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज में। तो नेशनल लाइब्रेरी हमारी जो है वो हमारी कलकत्ता में है, जिस लाइब्रेरी में मतलब हर तरह की इंडिया में जो भी किताब छपती है, हर तरह की एक कॉपी वहां जाना अनिवार्य होता है। ये मतलब कानूनी कहा जा गया है कि वहां पर एक कॉपी वहां पर जमा होती है। वो लोग किसी को इशू नहीं करते हैं, खाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप वहां जाकर के इन किताबों को यूज कर सकते हैं। तो मगर एक सवाल ये है यहाँ पर हमारा कि
इतनी सारी लाइब्रेरीज क्यों बढ़ गई, हमें जरूरत क्या पड़ी है इतनी सारी लाइब्रेरीज को बढ़ाने की। एक लाइब्रेरी से भी, एक तरह की लाइब्रेरी से भी काम चल सकता था, पर बहुत सारे डिसिप्लिन्स क्या हो गए, इंटरडिसिप्लिनरी भी हो गए सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आज से 100-200 साल पहले अगर गिने चुने हाथ पे सब्जेक्ट्स थे, मगर अब इतने ज्यादा हो गए हैं, और जो हम लिखने वाले भी इतने ज्यादा हो गए हैं। हर डिसिप्लिन में लिखा जाता है, छापा जाता है, और इन सभी चीजों का मतलब देखेंगे इतना ज्यादा एबेंडेंस हो जाता है मार्केट में, इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इन लाइब्रेरीज को अलग अलग करते हैं, ताकि जो डेटा हमारे पास है, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो अपनी तरह की लाइब्रेरी। बच्चों की बुक्स छप रही है तो हम स्कूल की लाइब्रेरी में ही उसे भेजेंगे। अगर कोई स्पेशल आर्टिकल है, कोई स्पेशल साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो उसकी जगह एक स्पेशल लाइब्रेरी में ही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमें लाइब्रेरीज को डिवाइड करने का, इतनी तरह की लाइब्रेरीज में। अब हमारा पहले ही सवाल इसमें ये बोल रहा है कि रीजन फॉर कैटेगराइजिंग द लाइब्रेरी, ये मैंने अभी आपको बताया क्या रीजन है। इतना सारा डाटा अवेलेबल है, इतनी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च हो जाती है, इतना इंक्रीज ऑफ यूजर्स है, और इस सबको डिवाइड करने में और इन सबको आसानी से रिट्रीव करना, ताकि आराम से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मिले उसकी तरह की। अगर मैं एक छोटे बच्चे को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दूंगी तो उस तरह से तो दैट्स नॉट गोइंग टू फुलफिल द नीड्स, उससे उसका काम नहीं होगा। इसलिए उस छोटे बच्चे को जिस तरह की जरूरत है उसी तरह की लाइब्रेरी की भी उसे जरूरत है। तो इसीलिए कैटेगराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज आइडेंटिफाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स में क्या है लाइब्रेरीज में, वही है। पब्लिक लाइब्रेरी है तो सभी कॉमन लोगों के लिए है, वो वहां पर कोई कम पढ़ा या ज्यादा या स्कूल ये सब नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी मीन्स फॉर एवरीवन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। या स्कूल लाइब्रेरी में सिर्फ स्कूल का ही है, या स्पेशल लाइब्रेरी है, मैंने आपको बताया मोस्टली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो नेशनल लाइब्रेरी है वो हमारे लिए एक रिसोर्स सेंटर की तरह काम करता है। हर बुक, हर डॉक्यूमेंट जो छपता है वो नेशनल लाइब्रेरी में चला जाता है, और वहां पर इसको प्रिजर्व किया जाता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले अब हम जो बताएंगे आपको, जो पढ़ेंगे हम, वो है पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक लाइब्रेरीज क्या है, इनको बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं हम। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वेलफेयर में, आपकी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, आपकी सोसाइटी के लोगों की मदद करने में, 1-to-1 उनकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं पढ़ने लिखने की, उससे ये फुलफिल कर देता है। तो इसीलिए सोसाइटी का बहुत बड़ा जो पब्लिक लाइब्रेरीज का रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनका। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, फर्क कहाँ कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है लोगों की जो अर्ज है नॉलेज की, वो फुलफिल हो जाती है। अगर मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, मैं अगर अपने घर में एक न्यूज़पेपर लेती हूँ और मुझे और 10 न्यूज़पेपर्स की जरूरत है, तो वो मैं पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर के इस नीड को फुलफिल कर सकती हूँ। आपकी जो लिटरेसी लेवल है, सेल्फ एजुकेशन है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम होता है शनिवार इतवार में, और या आप ऑफिस के बाद, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद शाम को 6 बजे 8 बजे पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, तो वो आपको पब्लिक लाइब्रेरी में इस तरह की सुविधा मिल जाती है। क्योंकि इससे टाइमिंग्स भी ऐसे ही रखे गए होते हैं ताकि हर कोई इसका मैक्सिमम यूज कर सके, जो रिसोर्सेज हैं वहां पर उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। इससे जो इन्फॉर्मेशन है उसका डिसैमिनेशन भी है। इसको इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि जो वहां पर इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लोकल है या हमने नेशनल लेवल पे रखी है, या जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो वहां पर रखी गई है, वो हर इंसान तक पहुंचती भी आसानी से है। क्योंकि यूजुअली जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो लेक्चर्स भी करवाते हैं, सेमिनार्स भी करवा सकते हैं, या एग्जीबिशंस भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन वहां पर है, रिसोर्सेज जो भी है, वो डिसैमिनेट आराम से हो जाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग
के लिए भी एक सेंटर की तरह ही काम करता है। जिन बच्चों को के पास टीचर्स नहीं है, जिन बच्चों को पढ़ने की, बच्चे बड़े कोई भी जिसे हो या हम ही हो, अगर किसी ने ग्रेजुएशन करी तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जानना चाहता है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है। कुछ कभी बीच में छूट जाती है एजुकेशन या ऐसा कुछ होता है कि हम इससे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें पब्लिक लाइब्रेरीज काफी काम आ जाती है। मैं नहीं कहूंगी कि सारी पब्लिक लाइब्रेरीज में हर चीज अवेलेबल है, बट टू सम एक्सटेंट काफी कोशिश करते हैं वहां के लोकल्स जो हैं इस लाइब्रेरी में लोकल इंफॉर्मेशन हमेशा ही अवेलेबल रहती है, और मैक्सिमम जितने फंड्स में जो कुछ भी वो अवेलेबल कर सकते हैं वो भी वो रखते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी वो देखते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास, तो हम इसे परचेज कर सकते हैं। तो एक कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल सेंटर भी ये बन जाता है। कैसे कम्युनिटी के सब पढ़े लिखे या जो जानना चाहते हैं या लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक रिक्रिएशन का सेंटर बन जाता है। वहां पर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये एक इंटेलेक्चुअल सेंटर की तरह भी आपका काम करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जो भी हुई होती है उसके बारे में भी हमें घर बैठे तो नहीं पता चलेगा, लाइब्रेरी में जाएंगे आप, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप किसी से पूछेंगे तो जल्दी से जल्दी वो आपको बता भी देंगे। फिजिकली जो बुक्स हम 20 चैप्टर पढ़ नहीं पाएंगे, तो अगर हमें किसी की मदद देखनी होगी तो कभी कभी हमें एब्स्ट्रैक्ट्स भी मिल जाते हैं, और जैसे कि बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटा कर दिया गया होता है, एकदम उसे कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देती हैं लाइब्रेरीज, वो भी लाइब्रेरीज की सर्विसेज में ही आता है। तो जो देखा गया ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हुई है लाइब्रेरीज में, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब से आई है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है मास मीडिया और इंटरनेट की वजह से बहुत जल्दी से फैल जाती है, रिट्रीव हो जाती है, डिसेमिनेट हो जाती है इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे, अगर आप डिक्शनरी खोलने से पहले अब आप गूगल पे देखते हैं तो आपको आईसीटी का जो यहाँ पर रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में। अगर आपका पब्लिक लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स भी हैं, कंप्यूटर लैब्स भी होते हैं, कई कई जगहों पे कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं पब्लिक को यूज करने के लिए, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेशन जो है पब्लिक लाइब्रेरी की क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी एस्टैब्लिशमेंट है जिसका यूज जो है खाली पब्लिक के लिए है, और इसे मेनली कैसे हम मेंटेन करते हैं वो पब्लिक फंड्स से ही करते हैं। जैसे कोई एजुकेशन के फंड्स हमारे पास होते हैं, उसमें कुछ लाइब्रेरी के भी लिए भी फंड्स रखे जाते हैं हर साल, उस तरह से पब्लिक लाइब्रेरीज को भी उसी फंड से मेंटेन किया जाता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी बेसिकली कहते हैं इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये बनी ही है लोगों के लिए, बनाया भी इसी को पब्लिक नहीं है, मगर है भी ये लोगों की वजह से ही है। इट प्रोवाइड सर्विस टू एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सोशल, सेक्स, एनीथिंग। मतलब आपको ये वहां जानने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा, ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये बहुत पढ़ा लिखा है या नहीं है, या इसने ये कौन सी कास्ट से आया है, ये क्या कर रहा है, इस सब से कोई वास्ता नहीं है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज एक कॉमन जगह कहेंगे हम, आप जहां पर हर कोई जा सकता है और इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, और विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि इसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है, पब्लिक फंड से ही मेंटेन किया जाता है, तभी इसे कहते हैं इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लाइब्रेरीज ऑफ ऑल कैटेगरीज आर जनरली हैव 5 पर्पसेस। क्या है मेन जो लाइब्रेरीज का पर्पस है, 5 पर्पसेस क्या है, वो है एजुकेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, रिक्रिएशन करना, एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड रिसर्च। ये 5 चीजें जो है, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी हो या स्पेशल लाइब्रेरीज हो, पब्लिक लाइब्रेरीज हो, इन सब का ये 5 चीजें एक पर्पस सभी का सॉल्व करती हैं।
स्पेशल लाइब्रेरीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन और रिसर्च के लिए होती, पर पब्लिक लाइब्रेरीज जो है यूजुअली इन 5 पर्पसेस को फुलफिल करती है। यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, ये आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा और इसे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरीज का बेसिकली क्या यूज है, ये कैसे बनी है, पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ से आया है। ये यूनेस्को का एक मैनिफेस्टो था। ये बहुत सारी मेंबर कंट्रीज ने इसे 1949 में बनाया और इसके बाद इसे रिवाइज किया गया 1972 में, फिर बाद में फिर से रिवाइज हुआ ये 1994 में। इस पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को विद इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसके साथ मिलके इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है जो सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। सभी कंट्रीज ने इसमें गाइडलाइंस बना दी गई रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, सर्विसेज जो पब्लिक लाइब्रेरीज में होनी चाहिए और फंड्स कहाँ से आएंगे, लेजिस्लेशन और नेटवर्क के बारे में भी बात की गई है कि कैसे यूज किया जाएगा और इसके ऑपरेशन में मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का क्या क्या रहेगा। ये सब चीजें यूनेस्को ने बनाई है। इसके मेन मिशन जो है उसमें की पॉइंट्स जो है वो था इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एजुकेशन और कल्चर को पब्लिक लाइब्रेरीज और सर्विसेज को देना। ये इसका बेसिकली कोर जो कहेंगे मिशन है वो यही था, इंफॉर्मेशन देना, लिटरेसी को फैला भरपूर, उसकी एडवोकेसी करना, एजुकेशन के लिए एक सेंटर की तरह रहना। इसमें ज्यादातर क्या हुआ है, इसने स्ट्रेंथ की है बच्चों को या बड़ों को भी कह सकते हैं एक रीडिंग हैबिट क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास एक पब्लिक लाइब्रेरी मौजूद है आपके आसपास तो डेफिनेटली आप एक जाएंगे, अगर आधा घंटा 1 घंटा आप जाते हैं वहां पर तो आपकी एक रीडिंग हैबिट जो है वो बन जाती है। यू फील हैप्पी, आप वहां गए हैं, देखा है बच्चों को भी एक आदत पड़ जाती है पढ़ने की। ये इंडिविजुअल्स को या जो खुद एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उन सभी लेवल्स पे ये आपको सपोर्ट करते हैं। ये काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी या आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। कभी कहीं लोग रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं या अपनी कोई एजुकेशन को फुलफिल करना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये बुक्स खुद, तो ये सब बुक्स आपको पब्लिक लाइब्रेरीज के थ्रू मिल जाती है। ये इन सब पढ़ाई और इन सब की हैबिट्स की वजह से क्या है, आपकी जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है बच्चों में भी और यंग लोगों में भी। आपकी कल्चरल हेरिटेज जो है उसका प्रमोशन भी हो जाता है एंड मोर सो आप देखेंगे उसके बारे में आप अवेयर भी रहेंगे कि आपकी कल्चरल हेरिटेज क्या है इस एरिया में और आपकी जो आर्ट है उस एरिया का वो किस तरह से अप्रिशिएट होता है और जो आपके स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं। अब अगर आज कहीं किसी और स्टेट में कुछ भी लोकली हुआ होगा वो कोई जरूरी नहीं है दिल्ली में ये बात पता हो सब लोगों को, तो या दिल्ली में लोकली जो बात हुई हो वो कहीं और पता हो। तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज जो है ये आपको लोकल इन्फॉर्मेशन भी देती है, आपको इनोवेशंस हर तरह की भी रखती है अपने पास कि आपको समझने में आसानी हो जाती है। इस तरह से आपकी लोकल आर्ट है या कल्चरल हेरिटेज है इसके बारे में प्रमोशन भी हो जाता है और आपका अवेयरनेस भी हो जाती है। कल्चरल एक्सप्रेशन जो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कल्चरल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराते हैं या लेक्चर्स भी कंडक्ट होते हैं, सेमिनार्स, आपके वेबिनार्स, ये सब चीजें ये कंडक्ट करते हैं। इंटरकल्चरल डायलॉग भी है, एक स्टेट ने दूसरे स्टेट से मिलके कभी कोई प्रोग्राम्स होते हैं, उससे डाइवर्सिटी भी हो जाती है आपकी कल्चर की। आप सिर्फ अपने ही कल्चर को नहीं जानते, आप बाकी सब कल्चर्स को भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो सपोर्ट हो जाता है ओरल ट्रेडिशन में, मतलब बात करने में जो आपका मदर टंग है वो भी काफी इम्प्रूव हो जाती है। मदर टंग का यूसेज भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि आप लोकल लोगों से बात कर रहे होते, तो उस तरह से आपकी मदर टंग का भी जो है वो भी स्ट्रेंथन हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि एक्सेस मिलता है हर कम्युनिटी को विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कलर
किसी चीज को भी इसमें नजरअंदाज करके हर किसी का एक्सेस पब्लिक लाइब्रेरीज में है। और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप जो चाहते हैं वो आपको लोकल ग्रुप्स की या लोकल एंटरप्राइजेस जो भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी एसोसिएशंस हैं, सारे ग्रुप्स की वहां मिल जाती है, जिससे उनकी भी एडवोकेसी हो जाती है। ये हमारे कंप्यूटर लिटरेसी को भी बढ़ाने में, फैसिलिटेट करने में मदद देता है। लिटरेसी एक्टिविटीज और जो प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, वो सब हम लोग इन्हीं लाइब्रेरीज में एडवोकेसी के तौर पर रख सकते हैं। वहां जाके हमें पता चल जाती है और उससे हमें पब्लिक लाइब्रेरीज को का जो मेन पर्पस है, उनका जो मेन मोटिव है, वो फुलफिल हो जाता है। तो ये बेसिकली जो यूनेस्को का लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन को ये एक्ट करती है एज अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन या सेंटर फॉर सेल्फ एजुकेशन, सेंटर फॉर कल्चर। इन सब चीजों में आपको पब्लिक लाइब्रेरी, यूनेस्को का मैनिफेस्टो जो बनाए गए हैं रूल्स रेगुलेशंस, वो हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए काफी फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज का। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई गई हैं ये लाइब्रेरीज, और इनके काम क्या है, फंक्शंस क्या है। एस आर रंगनाथन जी, जो बेसिकली हमारे लाइब्रेरी साइंस के इंडियन फादर माने जाते हैं, उन्होंने कुछ फंक्शंस बताई हैं पब्लिक लाइब्रेरीज के। वो उन्हीं में से जिसमें से जैसे कि हमने मैनिफेस्टो में रखे हैं। इससे क्या होता है, हमारी मदद हो जाती है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए, और सभी के लिए ये है वन एंड ऑल, जिसे हम एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो आपको हेल्प मिलती है, वन एंड ऑल मिलती है। ये आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लर्न करने में, आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करने में आपकी मदद करती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो बैलेंस्ड वे में जो भी उनके पास रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर सिटीजन को मिल जाती है, डिस्चार्ज होती है उसकी ड्यूटीज में। और आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो भी जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो यहाँ पर रखना जरूरी है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज, जो रिसर्चर्स जो लोकल रिसर्च करना चाहते हैं लोकल टॉपिक्स पे, उनके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है पब्लिक लाइब्रेरी से संपर्क में रहना, और वो वहां से आपको मदद भी बहुत मिलती है। आपकी जो कल्चरल हेरिटेज है वो कायम रह जाती है। वो काफी हद तक जो प्रिजर्वेशन है कल्चरल हेरिटेज का, वो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज ही करती हैं। और आपको देखेंगे तो जो फैसिलिटी है लेजर टाइम को आपको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का, आपको बहुत अच्छी बड़ी फ्रूटफुल फैसिलिटी मिल जाती है अपने लेजर टाइम को पढ़ाई लिखाई में करने का। और उन आवर्स में जब आप फ्री हैं, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है, और आप अपने फ्री आवर्स को पढ़ने में आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज को बनाने के लिए। तो फंक्शंस में ये है कि ये पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो है, ये कंसिडर किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने का, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से हर इंसान तक पहुंचे। हम हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर स्टेट में हो, हर विलेज में हो, इस तरह की लाइब्रेरीज जो आपके पास लोकल मटेरियल है, इंटरेस्ट की चीजें जो भी हैं, वो आपके लाइब्रेरी में रहेंगी। आपको कल्चरल एक्टिविटीज कराने, लेक्चर्स, डिस्कशंस, फिल्म शोज, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, पहले बहुत सारे मूवीज भी इन्हीं लाइब्रेरीज में ही दिखाए जाते हैं। अब तो इंटरनेट की वजह से एवरीबडी हैज एक्सेस, हर किसी के पास शोज देखने का मौका है। पर जो फिल्म्स ये लोग दिखाएंगे आपको, लोकल फिल्म्स या लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो बात करेंगी पब्लिक लाइब्रेरीज, वो शायद आप अपने आप नहीं देखना चाहेंगे या देख नहीं पाएंगे। वो पब्लिक लाइब्रेरीज का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। स्टोरी टेलिंग है, एग्जीबिशंस हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कहाँ पर आपकी स्किल को, प्रोडक्टिविटी को, हर सिटीजन को एक बहुत अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, और हर कंट्री में को अच्छे सिटीजन्स देने के लिए।
पब्लिक लाइब्रेरीज में अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर जगह में है। और आप पटना की बात करेंगे तो आपके पास खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। चेन्नई में देखेंगे तो चेन्नई में भी है कनुमरा पब्लिक लाइब्रेरी। इस तरह से हर स्टेट में अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज हैं। तो अब हमने जो इसकी यूनेस्को मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा तो एक क्वेश्चन हमारा कहता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी में मेंशन करिए यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो क्या है। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में मैंने आपको बताया पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को ने इफ्ला के साथ मिलके जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कुछ रूल्स उन्होंने डिसाइड किए कि वो क्या क्या कैसे कैसे पब्लिक लाइब्रेरीज में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए लोगों को काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। उनके पास एडवोकेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लोकल लोगों के लिए, या कल्चरल हेरिटेज को आगे करना, या आपके जो आपके पास रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज को आगे की पीढ़ियों तक एकदम सही तरीके से और सही व्यवस्था में इन्हें रखना, ताकि आज के बाद अगर हम 500 साल पुरानी 100 साल पुरानी चीजें देखें मांगे तो ये हमें सही तरीके में मिल जाएंगी। उस तरह से आपका जो कल्चर भी है वो भी रिवाइव रह जाता है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी पब्लिक लाइब्रेरी है, ये भी एक क्वेश्चन है, आप उसको देखें, जानें, उसका नाम लिखें और खुद भी जाकर के वहाँ की जो सर्विसेज है उसका फायदा उठाइए। ये हमने आपको बहुत थोड़ा सा पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में बताया। अब हम जो बात करेंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे। एकेडमिक लाइब्रेरीज मैंने आपको जैसे कि बताया हर इंस्टीट्यूशन की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बेस पे ही हर इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी भी होती है। वहाँ का इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एनआईएस क्या करना चाहता है। एनआईएस का काम है डिस्टेंस एजुकेशन देना, वो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, या स्किल बेस्ड कोर्सेज देना, या ओबी का एजुकेशन देना, ओपन बेसिक एजुकेशन। इस तरह की एजुकेशन को देने के लिए हमारी लाइब्रेरी में क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास, एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। तो हमारी लाइब्रेरी किस तरह की लाइब्रेरी बन गई, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल या रेफरेंस जो है हमारे पास इतना ज्यादा टेक्स्ट बुक्स नहीं होगा जितना रेफरेंस बुक्स होगा, जिनको देख के पढ़ के हम अपने मटेरियल को बनाए। हमारे जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो उन्हें देखें, वो उससे यूज करें। तो हर लाइब्रेरी कैसे बनती है कि वहां के इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है, अकॉर्डिंगली लाइब्रेरी की नींव पड़ती है, अकॉर्डिंगली लाइब्रेरी का कलेक्शन बढ़ता है, और उन लोगों की जिस हिसाब से जरूरत होगी उसी हिसाब से हम लोग कलेक्शन भी बढ़ाते हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो कौन है, वो है स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिसर्च स्कॉलर्स, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल स्टाफ होते हैं वो सब हैं। इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर एकेडमिक लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज बन जाती हैं। वो सब लेवल्स पे बन जाती है, जिस तरह का आपका लेवल है आपके इंस्टीट्यूशन का, आपके स्कूल का, कॉलेज का, उसी हिसाब से आपका लाइब्रेरी भी है। आपके जो ऑब्जेक्टिव आपके फंक्शंस को या आपके सर्विसेज को देने के लिए भी आपके जो स्टाफ है, जिस स्टाफ को आप अपॉइंट करते हैं उसका भी क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, या कितने लोग कहाँ पर काम करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो एक लाइब्रेरी में 50-50 लोग भी हैं, 25-25 लोग भी हैं, पर एक छोटी लाइब्रेरी में 2 या 3 लोग भी काम चला लेते हैं। किसी लाइब्रेरी में एक भी लोग प्रोफेशनल है तो वो काम चला लेते हैं। इस तरह से हर लाइब्रेरी की अपनी अपनी नीड है, अपने अपनी कलेक्शन को किस तरह से बिल्डअप करते हैं। वो बिल्डअप करने का बस बेसिक एम ये है कि जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके यूजर्स हैं, उनकी नीड्स कैसी हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं और आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। अगर मेरे यूजर्स को नहीं पता है किसी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, पर वो लाइब्रेरियन को पता होनी चाहिए, ताकि वो ला करके उन्हें भी उससे
उसके बारे में उन्हें बताया, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है आगे, रिसर्च में क्या हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है। वो सब लाइब्रेरियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या कौन से रेफरेंस सोर्सेज हमारे पास है, सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो है पब्लिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज भी देती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एकेडमिक लाइब्रेरी को बनाने का, क्या है बेसिकली ये नीड एक पब्लिक जो एकेडमिक कम्युनिटी है आपकी, उसकी नीड को फुलफिल करना है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में हम हर किसी की नीड को फुलफिल करते हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिटी है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी तरह की लाइब्रेरी देखते हैं, इस लाइब्रेरी में इस तरह की नीड है, तो उसी तरह की किताबें कई, जैसे मैंने आपको एनआईएस की एग्जाम्पल दे दिया, इग्नू का एग्जाम्पल लेंगे आप तो इग्नू में हायर एजुकेशन है, तो वहां पर हायर एजुकेशन की ही बुक्स मिलेंगी आपको। इसमें हर तरह की रीडिंग, रेफरेंस मटेरियल या टेक्स्ट बुक्स को, इन सबको स्टोर करना और अच्छी तरह से प्रिजर्व करना एकेडमिक लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्टिव है। आपके रीडर्स को एक रीडिंग स्पेस देना, कहाँ पर आकर के आपके रीडर्स आएं और उन्हें अच्छी सी जगह मिले जहां वो बैठ के पढ़ सकते हैं। लैंडिंग सर्विसेज होने चाहिए आपके पास, आपके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, रिसर्चर्स को, सबको आप सर्कुलेट कर सके किताबें। आपने उनके लिए कोई एक तरीका बनाना है, या आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इशू करते हैं, या अगर छोटी जगहों पे हैं तो आप रजिस्टर सिस्टम भी रख सकते हैं, टिकट सिस्टम भी रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में तो आपको बारकोड से भी इशू हो रहा है। बहुत सारे तरीके हैं, मगर कोई ना कोई तरीका आपको बुक्स को लेंड करने के लिए बनाना पड़ता है। आपको एक्टिव रेफरेंस सर्विसेज या इंफॉर्मेशन सर्विसेज रखनी पड़ती है। अगर आपके पास अभी कोई आए हैं किसी सवाल को लेकर के, आपको उसके सवाल का जवाब ढूंढ के देना, फटाफट उसको वो इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो वो उस तक देना बहुत जरूरी है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे पास एकेडमिक लाइब्रेरीज में क्या क्या है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। स्कूल लाइब्रेरीज में आपको सभी को पता है, स्कूल लाइब्रेरीज तो शुरू हो जाते हैं 1 से लेकर के 12 तक। तो इंडिया में जो स्कूल को फर्दर डिवाइड किया गया है वही है वो प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। प्राइमरी में किस तरह की बुक्स की जरूरत है, सेकेंडरी में किस तरह की जरूरत है, या सीनियर सेकेंडरी में किस तरह की बुक्स की जरूरत है, लाइब्रेरी में भी उसी तरह से सेक्शंस बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे स्कूल लाइब्रेरीज का, ये है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उनको उनकी रीडिंग जो हैबिट्स हैं उसको बढ़ाता है। जो रीडिंग के लिए बच्चों का मन जो है वो बन जाता है, उनको किताबों के लिए प्रति प्यार हो जाता है। ये किस तरह से होगा, जब आप इसे प्रमोट करेंगे, जब आप उन्हें किताब तक लेके जाएंगे। और हर बच्चे की अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है, और आप उस इंटरेस्ट को समझेंगे कि किस तरह का इंटरेस्ट किस क्लास में किस बच्चे के साथ है। तो जब उनका लाइब्रेरी पीरियड है तो आप उनको उसी तरह की बुक्स देंगे। इंस्टेड कि अगर वो एक ही तरह की बुक पढ़ रहे हैं, आप उन्हें स्टोरी टेलिंग भी करा सकते हैं, या आप कोई नई चीज भी दिखा सकते हैं। हो सकता है उनका इंटरेस्ट जो है इनकलकेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज में उनका ऑडियो विजुअल्स चला दिए, या कभी फिल्म चला दी, कोई वर्कशॉप करा लिया, हैंड्स ऑन कुछ कर दिया, या हमने एक बुक दे दी तो 1 वीक के बाद जब बच्चा वापस आया उसमें हमने पूछ लिया कि आपने क्या पढ़ा इसे, जो कि बाकी बच्चों को भी मालूम हो पड़ेगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है जो पब्लिक लाइब्रेरीज में, जो स्कूल लाइब्रेरीज में होता है। फंक्शंस हैं कि हमारे पास जो स्कूल लाइब्रेरीज में हमें गुड स्टॉक रखना चाहिए, अच्छा स्टॉक रखना चाहिए अपने टीचर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और जो बुक्स आपने खरीदी हैं, जिनके लिए भी खरीदी हैं, वो वहां तक पहुंच पाए। उनका जो ऑर्डर है किताबों का इस तरह से होना चाहिए, अच्छे से क्लासिफाई की गई हो, ताकि जो बच्चों को आसानी से मिल जाए। अगर आपके पास फिक्शन है तो वो फिक्शन सेक्शन में ही हो, और फिक्शन सेक्शन भी अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया हो। अगर किसी को अल्फाबेटिकली ए में कुछ जानना है तो डेफिनेटली उसको ए में ही 100-50 किताबें जो भी है मिल जाए वहां पर। तो एक ऑर्डर जो में किताबों को रखना है, एक टूल की तरह ही
यूज हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें लाइब्रेरी को यूज करना है। आपको जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं लाइक फर्नीचर है, बिल्डिंग है या इक्विपमेंट्स जो भी आपने रखे हैं लाइब्रेरी में, वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। लाइट्स अच्छी हो, फर्नीचर अच्छा हो जिसमें कंफर्टेबली बच्चे बैठ पाएं और पढ़ के एंजॉय करें। उसको एक सजा ना माने लाइब्रेरी जाना, बल्कि उस आवर को उससे इंजॉय करे, कलरफुल बनाएं बच्चों के लिए लाइब्रेरी को, और एक ऐसा हो कि वो चाहे आना आपके पास। जैसे कि हम लोगों का पहले ऐसा होता था कि बच्चे नहीं जाना चाहते हैं कि किताबें इशू नहीं होंगी, बच्चों के होते हुए किताबें खो जाती हैं, फट जाती हैं, ये सब होता है। पर बच्चों को किताबें देना या उनको इस तरह की फैसिलिटी देने से उनकी जो है वो हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स हैं, लव फॉर बुक्स ज्यादा बढ़ता रहता है। आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ हो तो वो एक बहुत अच्छी आप समझ लीजिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ताकि वो जो क्वालिफाइड स्टाफ है उन्हें पता है कि उन्हें बिहेव कैसे करना है, उनकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, अपने यूजर्स के साथ। वो हर सवाल का जवाब किस तरह से दे पाएंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन को नेगेटिव ना समझ ले, उससे पॉजिटिविटी के साथ, अगर उस समय आपके पास रिप्लाई नहीं है तो थोड़ी देर में ढूंढ के आप वहां तक लेके जा सकते हैं। और वहां पर भी आपको लेंडिंग की सुविधा, रीडिंग की सुविधा या रेफरेंस सर्विसेज की सुविधा या आपके पास गाइडेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब चीजें आपको जरूर होनी चाहिए स्कूल लाइब्रेरी में। आप किस तरह की गाइडेंस या सपोज आप फ्यूचर रीडिंग के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे उन्हें, आप किसी तरह की एडवाइसेस देना चाहते हैं, किस तरह के वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, वो सब बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हो जाते हैं। इस तरह ये सब चीजें जो है हमारी स्कूल लाइब्रेरीज के लिए इम्पोर्टेंट है। होप आप समझ गए होंगे। आज हमने पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा और एकेडमिक लाइब्रेरीज में हमने स्कूल लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।